वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। इससे पहले सेगमेंट में हमने बात की कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की जो इलेक्शंस हैं, जो कराची में 7 जोन्स हैं, उनके इलेक्शंस की डेट मैंने आपको बताई थी 28, 29 और 1 जून। और उसके लिए 3 पैनल्स अब तक सामने आए, खुर्रम साहब का, नदीम उमर साहब का और एजाज़ फारूकी साहब का। अब ये कहाँ मामला जाता है उस पर हम बात करते रहेंगे आगे आने वाले प्रोग्राम में। अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम इस वक्त है, उसमें नई नई तब्दीलियाँ हम देख रहे हैं। आलिया रशीद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। आलिया रशीद साहिबा के लिए मैं क्या कहूँ, 30-35 साल से हम इनको देख रहे हैं कि किस तरह से काम करना चाहिए। ये सबसे अच्छी बात है इनकी कि किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से ख़बर को पहुँचाना चाहिए, किस तरह से ख़बर की तलाश करनी चाहिए, सारी बातें। आलिया, आपको खुशामदीद कहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। वेरी काइंड ऑफ यू आसिफ, थैंक यू सो मच। अच्छा जी आलिया, ये सबसे पहले तो ये जो ताज़ा बात हुई वो अपॉइंटमेंट्स की बात है। सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान ने सीनियर सिलेक्शन कमेटी ख़त्म कर दी। उसमें मोहम्मद समी थे, उसमें एक और पेशावर के यासिर हमीद थे उसमें। अब नहीं हैं, अब हसन चीमा उसमें आ गए हैं, उनके अलावा और भी उनकी टीम है। तो इस सूरत हाल को, इस तब्दीली को आप कैसे सम अप करेंगे? मैं तो ये देख रही हूँ कि मेरा ख्याल है हसन चीमा के आने से बहुत लोग परेशान हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें इतनी घबराहट की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो बहुत ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, मैंने उनका भी राय पढ़ी है, फीडबैक देखा है, रिएक्शंस देखे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें और ख़ास तौर पर कुछ क्रिकेटर्स ने बहुत ज़्यादा इस पे एहतजाज किया है कि जो आदमी क्रिकेटर नहीं है उसका क्या काम है सिलेक्शन कमेटी में। तो मुझे ये लगता है आसिफ कि हमें थोड़ा सा ज़हनी तौर पर भी अपने आप को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है और ग्रो करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है वो एक ख़ास तरह की सोच के ग़ुलाम बन गए हैं कि बस क्रिकेटर है तो वही सब कुछ समझता होगा, वही सब कुछ करता होगा। हालांकि आप देखिए कि जो मैनेजमेंट है क्रिकेट की, उसको संभालने के लिए आपको यकीनी तौर पर क्रिकेटर्स की सिर्फ ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो हों, उनके अंदर ये सलाहियत है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, ये आपकी एक फील्ड है। देखिए आज के दौर में आप इस बात को हमारे माजी में भी बहुत सारे क्रिकेटर्स ने, सीनियर क्रिकेटर्स ने इस चीज़ का मजाक उड़ाया कि बॉब विल्मर जो हैं वो लेके बैठ जाते हैं लैपटॉप, और क्रिकेट जो है वो लैपटॉप पे नहीं खेली जाती है, वो ग्राउंड में खेली जाती है, विच इज़ ट्रू। लेकिन उसके साथ साथ जो अब वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो उसकी अहमियत है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। उसकी वजह T20 क्रिकेट है जिसने स्ट्राइक रेट के ऊपर इतनी वो खौफनाक मसाइल पैदा कर दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको देखना पड़ रहा है कि पावर प्ले में आपके ओपनर्स जो हैं वो किस रन रेट क्या है, उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, मिडिल ओवर्स में कैसे टीम खेल रही है, और अगर फंस रही है तो क्यों फंस रही है, अगर मिडिल ओवर्स में आपके बॉलर्स विकेटें नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले पा रहे, कंडीशंस का कौन मोहताज है कौन नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं मतलब जाहिर है कि हसन चीमा को डिफेंड करने नहीं बैठी, लेकिन मुझे ये रिएक्शन बहुत अजीब लगा है कि हम इतने महदूद सोच के लोग क्यों हैं। बिल्कुल ठीक। तो इस पे मुझे थोड़ा वो है। बाकी तो देखिए, अगर उन्होंने क्रिकेटर्स को पहले रखा था और उसके बाद किस तरह रखा, कब और निकाला कब, पता ही नहीं चला। एक तो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे तो हम तफसील से बात करेंगे। मैं दोनों पैनलिस्ट से अपने भी इस हवाले से राय ले लूँ। सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली, आप भी मुतमईन हैं आलिया की तरह? देखिए, बात मुतमईन होने की नहीं है। मैं हमेशा से बात करता हूँ, आपने मिसबा को कोच भी बनाया, फिर सेलेक्टर भी बना दिया, ये काम आपने ही किया। ये नहीं शख्सियत के हसन आ रहे हैं या कोई और आ रहा है। हमारी ये चीज़ें क्लियर नहीं होती जब हम करने जा रहे होते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, इससे हम क्या हासिल करेंगे और हमारा प्लान बी क्या होगा। हम जो भी प्लान कर रहे होते हैं, तो जब दुनिया से मुख्तलिफ करने जा रहे होते हैं तो उस पर ज़रा आपको एक्सप्लेन, अगर आप बेहतर उन्होंने एक्सप्लेन किया ना, डेटा एनालिसिस ये करेंगे। और पाकिस्तान में कोई क्रिकेटर मुझे नहीं नज़र आता जो डेटा पे एक्सपर्ट हो, राशिद लतीफ़ के अलावा। अच्छा देखिए, डेटा एनालिसिस पे उनको और वाज़ेह कर दें कि जी सिर्फ उनका ऑब्जेक्टिव ये है, जो मुझे भी नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ प्लेयर्स का, जब सिलेक्शन कमेटी उनसे जो भी राय लेगी या पूरा उनका निकाल के दे देंगे। अच्छा, डेटा एनालिसिस का हमने बहुत ज़्यादा जिक्र PSL में सुना था, हम पिछले कुछ सालों से, कि जी वो बड़ी अच्छी कुछ टीमें हैं जो डेटा एनालिसिस करते हैं। मुझे एक जो इशू नज़र आता है, क़तई तौर पे ये नहीं कि एक साहब आए हैं ये कि क्रिकेटर हैं या नहीं है, कि जो डेटा एनालिसिस होता है उसमें वो
कंडीशन, वो सिचुएशन नहीं अलग से निकल के आती कि किस सिचुएशन में आपने क्या किया, किस कंडीशन में तो आ जाता है, बट वो जो मेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं, क्या प्लेयर कहाँ पर क्या कर रहा है, उसके लिए आई स्टिल बिलीव कि आपको ये ज़रूर देखना होता है कि कैसे प्लेयर कहाँ पर क्या चले, खेल रहा है। ताहिर का व्यू जो लेते हमने हैं। लाहौर कलंदर के भी देखा कि उनके डेटा लाहौर कलंदर एनालिसिस से इतना मुल्तान नहीं सुल्तान था, का डेटा नहीं, उनका एनालिसिस डेटा बहुत अच्छा एनालिसिस इतना तगड़ा नहीं था, बट उन्होंने जो टीम डेवलप की, उनकी टीम में कोई नहीं, लाहौर का तो एक्सपर्ट खैर भी नहीं थे, लाहौर का तो लेकिन वो अलग टीम साहब। को ले गए। लाहौर का तो उनका तो ये होता है कि अपनी प्रोडक्ट को वो प्रमोट करते हैं। लाहौर का तो ये साइकी है जो हमने देखी है, जितने भी लड़के आए हैं उनके, वो आपके सामने, उनके नाम मैं क्या दोहराऊं। ताहिर खान साहब, आपने तो बतौर कोच भी काम किया है, खेले भी आप हैं, तो ये क्रिकेटर का होना ज़रूरी है सिलेक्शन कमेटी में, या ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट की नीड है उसको पाकिस्तान ने पूरा किया? देखिए, क्रिकेटर तो ऑलरेडी एक है ना आपका चीफ सिलेक्टर, नहीं, क्रिकेटर हारून रशीद हैं, साहब वो तो हैं। आप अगर रेहान भाई लेकिन को ये लाए हैं इस तरह से, रेहान को तो मैनेजर लाए हैं, हसन चीमा। आसिफ भाई एक बात बता दो, मैं एक फ्रेंचाइज के एक डाटा एनालिस्ट से मिला था 2 साल पहले, उनके रूम में मैं गया, मैं शॉक्ड हो गया उनके रूम में देख के। आसिफ भाई 14 स्क्रीन उनके रूम में लगी हुई थी उस बंदे के पास, हर बंदे की वहाँ पर वो वीडियो चल रही थी, बैटिंग चल रही थी, बॉलिंग चल रही थी, फील्डिंग चल रही थी, उसका आर्म कितना तेज़ जाता है, ये वो डाटा एनालिस्ट का काम था। हर प्लेयर को बारी बारी वो बुला रहा था, उसके जो वो पूछता था प्लेयर के बारे में, उसके अगेंस्ट क्या है, वो उसको ब्रीफ करता था। ये हमारे पीएसएल के अंदर हुआ है। वो डाटा एनालिस्ट जो था, मैं भी 2-3 डेटा एनालिस्ट से मिला हूँ, मेरे नज़दीक, मैं नाम भी ले देता हूँ, हनीफ मलिक से अच्छा मुझे नहीं लगा पीएसएल के अंदर कोई डेटा एनालिसिस करता हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड कि वो हैं, हनीफ मलिक का मैंने नाम ले दिया। खैर आलिया, इस बहस को ख़त्म करते हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे आ जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजिंग कमेटी है उसके पास तकरीबन 1 माह का वक्त बाकी है, तो ये क्या कर रहे हैं नजम सेठी साहब? एक स्टेटमेंट आता है एशिया कप के हवाले से, ये क्या कर रहे हैं? जल्दबाजी में है आपके ख्याल में? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है जल्दबाजी उनकी तबीयत में है, एक तो जहन में रखें। आदमी अपने मिजाज का भी वो होता है ना कि उसके अगेंस्ट जा नहीं सकता, वो थोड़ा सा डूअर है ना, जो आदमी काम करने वाला होता है ना, डूअर, मैंने ये देखा है, जो फिजिकली प्रैक्टिकली काम कर सकता है, उसके मिजाज में तेजी होती है, वो जल्दी जल्दी चीज़ों को बोल भी देता है, थोड़ा सा प्रेशर भी वो हैंडल नहीं कर सकते। उन्होंने खुद कहा, इकबाल बेग के मैं प्रोग्राम में देख रही थी, सेठी साहब ने खुद कहा कि भाई वो एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरा कोई इरादा नहीं था इस पे वर्ल्ड कप पे कोई बात करने का, मगर वो मीडिया का प्रेशर इतना ज्यादा था, वो इतने क्वेश्चन थे, तो मुझे वहां से हमें उस पर बात करनी पड़ गई। यानी इस तरह से ये एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से बात हो रही थी, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी कि जब इवन ये मैं रिमाइंडर के तौर पर बता रही हूँ कि जब रमीज राजा ने भी मीडिया प्रेस में आके ये बात कही थी मीडिया सेंटर में जर्नलिस्टों को कि ठीक है, क्या हो गया, वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे, तो मैं ये कहती हूँ कि आप गैलरी के लिए इस तरह के शॉट्स ना खेला करें, इस वजह से कि आपकी जो पोजीशन होती है उसमें आपको बहुत सारी ग्राउंड रियलिटी सामने रखनी होती है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई ऐसे आए और एक हेडलाइन लगी और ख़त्म, क्योंकि आपका मनसब ऐसा नहीं है ना, आपको ये सूट नहीं करता, क्योंकि आपके सामने ब्लैक एंड वाइट में सारी चीज़ें होती हैं हर लिहाज से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो बोल जाते हैं, कह जाते हैं, फिर वो खुद ही उसको फंस जाते हैं, फिर उसको घुमा फिरा के फिर दोबारा कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। और वही बात है कि चेयरमैन, आप भी इस पर काफी दफा मेरा ख्याल है इंडिकेट कर चुके हैं कि चेयरमैन जो है उनको इतना ज्यादा बोलने की अव्वल तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आपका मीडिया सेंटर है, आप प्रेस रिलीज के जरिए बात करते हैं, या आप अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको आप अपने बंद कमरों में डिस्कस करते हैं, और उसके मुताबिक जो है संजीदा जो है ना, संजीदगी का जो एलिमेंट है वो थोड़ा कम पाया जा रहा है, जिसकी वजह से खामखा कंट्रोवर्सीज बन रही है, स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है ना, हम लोग मुसलसल उस पर बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो इस हवाले से अब अल्लाह करे, जो सुनने में आ रहा है कि एशिया कप जो है उसको जाने नहीं देंगे, और अगर वो पाकिस्तान का जो पेश करदा हाइब्रिड प्रोग्राम है अगर उसको फॉलो कर लेते हैं वो, तो ये तो एक तरह से कामयाबी समझी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान का हाइब्रिड प्रोग्राम के बारे में मेरी इत्तला ये है कि वो अप्रूव करने पे तैयार हैं। 4 मैचेस पाकिस्तान में, बाकी अभी तक की इत्तला श्रीलंका में श्रीलंका तो तैयार ही है, बिकॉज एशिया कप का जो शेड्यूल है वो है पहले 3 हफ्तों के दौरान ही होगा। उसमें यूएई की गर्मी आपको भी पता है, मेरे पैनलिस्ट भी जानते हैं। फवाद मुस्तफ़ा साहब, आपको क्या लगता है, एशिया कप होगा हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और जो बाकी हिस्सा है वो श्रीलंका में होगा?
دیکھیے پاکستان کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی وہ کچھ حاصل کر لیتا ہے، بہت زیادہ یہاں پر باتیں ہو رہی تھی عزت کی، بے عزتی کی، اور ہم اگر نہیں ہوگا تو نہیں جائیں گے. آپ جب بزنس میں ہوتے ہیں نا تو آپ نے اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا ہوتا ہے. $300 ملین انوالو ہاں جی، اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ کہ ہمارے یہاں جو بھی لوگ بڑی پوزیشن پہ آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جتنا زیادہ بولیں گے اتنے ہی قابل لگیں گے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی پوزیشن پہ لوگ کم بولتے ہیں، ایکشنز ان کے زیادہ بولتے ہیں. ہماری یہاں بڑی پوزیشن پہ لوگ بولتے زیادہ ہیں ایکشن سے زیادہ. تو بولیں گے جتنا اتنا نظر آئیں گے ٹی وی پر، جتنا نظر آئیں گے اتنی بات پھیلے گی. ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد طاہر خان کا موقف سنیں گے. اس بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو اسپورٹس فن. ایشیا کپ کہاں ہوگا، کب ہوگا اور کس طرح سے ہوگا، اس معاملے پہ ہم بات کریں. طاہر خان صاحب، آپ کا یہ ایریا نہیں ہے لیکن بطور کرکٹر آپ اس چیز پر پریشان ہوتے ہیں کہ یار ایک کرکٹر کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ آصف بھائی بات یہ جو پروڈکٹ ہے، جو ٹورنامنٹ ہونا ہے، جو ایونٹ ہونا ہے، وہ پاکستان میں ہونا تھا، جو ہونا ہے. اور آئی ہوپ کہ ہم سب کی دعا ہے کہ پاکستان میں ہو. اگر نہیں ہوتا اس کے بعد آپ کے جو ہائیبریڈ ماڈل گیا ہوا ہے اس پہ پھر اس کو فالو کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر جب سری لنکا نے ایک پیشکش کی ہے کہ آپ ہمارے یہاں پہ آگے کر لیں کیونکہ نمبر آف گراؤنڈز وہاں بہت زیادہ ہیں اور ٹریولنگ بھی کم ہوتی ہے، ٹریولنگ بھی کم ہوتی ہے وہاں. ویدر بہت اچھا ہے کیونکہ میں اس ویدر پہ وہاں کافی کرکٹ کھیل چکا ہوں. سپٹمبر کے آخر میں بارشیں ہوتی ہیں، بہت اچھا ویدر ہوتا ہے، کرکٹنگ ویدر ہے بیسکلی وہاں پر نا، کرکٹنگ ویدر ہے. اور آصف بھائی اب بارش کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، اور سری لنکا وہ گراؤنڈ ہے جو پورا گراؤنڈ کور کر دیتا ہے بھائی، بہت جلدی کور ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے وہاں پر وہ سلسلہ. کیونکہ ہم جب پاکستان ٹیم کے ساتھ گیا تھا تو ایک میچ ہمارا اسی طرح سے واش آؤٹ ہوا تھا. انضمام الحق کی قیادت انضمام الحق کی کیپٹنسی میں 2006 کی بات ہے. جی ہاں، پہلا میچ تھا وہ. سری لنکا ویسے میری ون آف مائی فیوریٹ کنٹریز سری لنکا دیکھنے میں. تو عالیہ رشید صاحبہ یہ تو طے ہو گیا، میرے پینلسٹ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا میں ہوگا اور ہائیبریڈ ماڈل ہوگا. ٹھیک ہے، اب ٹیم کی طرف آ جائیں. پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ اگر ہم ورلڈ کپ کو سامنے رکھیں اس حساب سے آپ کو مڈل آرڈر میں جان نظر آتی ہے؟ ٹاپ 3 تو ہمارے فکسڈ ہیں، امام الحق ہے، بابر اعظم ہے اور فخر زمان ہے. لیکن مڈل آرڈر میں آپ کو کچھ چھیڑ چھاڑ کی ضرورت نظر آتی ہے. سرفراز احمد کی واپسی بھی اس میں ایک کڑی ہے ورلڈ کپ کے لیے. جی، اب مجھے سرفراز احمد کی واپسی تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر رکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ کپتان کی بھی اس میں سے ہو تو یقینی طور پہ وہ ون ڈے میں تو بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اور آپ کو ایک وکٹ کیپر ظاہر ہے چاہیے بھی ہوگا تو جو کہ اتنا اچھا بیٹسمین ہو، اس کو سیزن ہو، ایکسپیرینس ہو، اس کو رکھیں تو اس میں کوئی مظاہرے والی بات نہیں ہے. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آغا کو کس نمبر پہ کھلاتے ہیں، افتخار کو کس نمبر پہ کھلاتے ہیں، اور رضوان کو، کیونکہ رضوان کے بارے میں مکی آرچر نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ چوتھے نمبر سے خوش نہیں ہے تو ان کو کس جگہ کھلانا ہے، تو اس پہ ہم نے دیکھنا ہے. تو یہ ٹیم جو ہے یہ بڑی، کیونکہ میرا یہ خیال ہے، میری ہمبل سی رائے ہے کہ افتخار احمد جو ہے نا وہ 6 نمبر پہ ان کو ہونا چاہیے ایز فنیشر، بیکاز ان کے پاس وہ دونوں طرح کی کیپیسٹی ہے کہ وہ بڑے شاٹس بھی کھیل سکتے ہیں، وہ اننگز بنا بھی سکتے ہیں. تو اس کے بعد آغا نے تھوڑی میچورٹی دکھائی ہے. آغا کو اگر آپ ایک پراپر ایک نمبر کے طور پہ فکس کر کے کھلائیں اور رضوان کا بھی، تو یہ سیٹل ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ سلمان آغا جو ہیں وہ ان کی پرائرٹی اس لیے ہے کہ انڈیا میں ہے اور وہ بالنگ بھی کر لیتے ہیں، تو اس حوالے سے شاید وہ امپورٹنٹ ہوگا، ان کی شمولیت ہوگی. تو یہ 3 ہی نمبر ہیں جو ایکچولی بہت زیادہ اوکھے ہیں، بہت پرابلم دے رہے ہیں بار بار. بائی دی آصف میں ایک چیز ضرور آپ سے کرنا چاہ رہی تھی ڈسکس، کہ مجھے یاد پڑ رہا ہے یہ جو ورلڈ کپ کے حوالے سے اور یہ جو ہم لوگوں کا جانا اور انڈیا کا نہ آنا والی بات ہے، اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک آئی سی سی کے جو ایک وہ تھے کوئی عہدے دار تھے، یہ 2001 کی بات ہے جب میں آج ریکال کر رہی تھی، اور مجھے ان کا کوئی نام صحیح سے یاد نہیں ہے، پتہ نہیں میلکم گرے تھا یا گرے سمتھنگ تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک میں کسی سیاسی بنیاد پہ یا کسی اور وجہ سے جا کے نہیں کھیلنا چاہتا تو اس کی ٹیسٹ کرکٹ چیمپئن شپ سیریز میں سے پوائنٹس ڈیڈکٹ ہوں گے. مگر اس کے بعد آئی سی سی نے یہ کچھ کیا اس کے اوپر یا نہیں کیا، یہ ہمیں کہیں دکھنے کو، کیونکہ اس سے پہلے 1996 کے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کی ٹیم سری لنکا نہیں گئی تھی
तो उनके मुझे याद पड़ता है शायद पॉइंट्स उनके डिडक्ट हुए थे। फवाद मुस्तफा को याद जी होगा। मैच लेकिन इंडिया हुआ था, एक पाकिस्तान मैच पे वो क्या नहीं हुआ? खेले थे। इंडिया पाकिस्तान पे एक दफ़ा विमेन क्रिकेट में हुआ था कि पॉइंट्स पाकिस्तान को मिल गए थे विमेन क्रिकेट में, ऐसा हुआ। लेकिन मैन पे कुछ नहीं हुआ ना, मुझे मैन वो पे कुछ याद नहीं पड़ रहा। मैं देखिए चाहती हूँ मैन, आप लोग देखिए बताएं। मैं बताता हूँ आपको, जिसमें मेरी नॉलेज है वो आईसीसी इज़ अ काउंसिल, इट्स नॉट अ फेडरेशन लाइक फीफा। ये अपने फैसले इम्पोज नहीं कर सकती कानूनी तौर पर, ना आईसीसी ना एसीसी। ये इनको मेंबर्स की जो वोटिंग होती है उसके हिसाब से चलना होगा। एक बात, दूसरी बात ये कि अगर किसी बोर्ड की हुकूमत ये कह दे कि हम नहीं खेल रहे, तो फिर उसको आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकती। एक बोर्ड और कोर्ट यानी अदालत का कोई फैसला आ जाए तो उसको भी आईसीसी रद्द नहीं। आईसीसी बॉडी इतनी मजबूत नहीं है जैसे फुटबॉल फेडरेशन है, उसकी तरह से नहीं है आईसीसी ना ही एसीसी, ये मेरी इत्तला है। तो इसीलिए हमें इंडिया पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी चीज उनकी तरफ से कोई सख्त कदम उठाते हुए हमने नहीं देखा। हाँ नहीं देखा, नहीं देखा। मेंस क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इसी वजह से फवाद मुस्तफा ये भी है कि अगर हुकूमत आपकी मना कर दे ना तो आप नहीं जाएं तो कोई फ़र्क नहीं आप पे पड़ता। पाकिस्तान के साथ यही हुआ था ना, $7 मिलियन पाकिस्तान हारा है, तो नजम सेठी साहब इतना तजर्बा रखते हैं पैसे हारने का भी इंडिया के आगे, उसके बावजूद यार ऐसा कर रहे हैं। और कोई पूछता भी नहीं है, मजे की बात, कोई जर्नलिस्ट भी नहीं पूछता ये बात। बस सब छोड़ देना। चले फवाद, आपका देखिए टीम के हवाले से पहले बात कर लूँ भी जो आलिया साहिबा ने की है। सरफराज अहमद की बात आप लोग कर रहे थे, मैं समझता ये हूँ कि मिडिल ऑर्डर ये है कि जी इफ्तिखार और आगा आपको दो अच्छे मिडिल ऑर्डर के बैटर्स मिल गए। रिजवान ने मिडिल ऑर्डर में खेला। सरफराज का फ़ायदा ये है आसिफ, अगर आप 50 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं ना, जिस कंडीशन में खेल रहे हैं, आप श्रीलंका में खेलते हैं, इंडिया में खेलते हैं, पाकिस्तान में खेलते हैं, तो वो नीचे से आके स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेल सकते हैं, दरमियान में भी। तो अगर तो आप सेकंड विकेट कीपर की बात कर रहे हैं और मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना है, तो सरफराज एक ऐसे प्लेयर हैं कि उन्हें टीम में होना चाहिए, और मिकी ने उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। तो मुझे लगता है कि मिकी आर्थर सरफराज को अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे। दूसरा ये, आपको लगता है ये जी मुझे बिल्कुल लगता है कि सरफराज एशिया कप में पाकिस्तान टीम में होंगे और सरफराज वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम में होंगे। और सरफराज बड़ा यूजफुल क्रिकेटर है, एक तो उसका अपना एक्सपीरियंस पाकिस्तान टीम के साथ, पाकिस्तान टीम के साथ खेलने का, मिक्की के साथ, एंड ओवरऑल भी वो एक टीम में क्रिकेट की उसको समझ जितनी है। मुझे लगता है कि सरफराज कप्तानों में से एक है सरफराज। अगर बेहतरीन नहीं है तो बेहतरीन कप्तानों में से एक है पाकिस्तान की तारीख का। आसिफ भाई वो बड़ा यूटिलिटी क्रिकेटर है और हर वक्त थिंकर है, हर वक्त हर सिचुएशन में उसका दिमाग चलता रहता है, कुछ डिफरेंट करना चाहता है, कुछ डिसीजंस जो नई रिजल्ट अपने पास आ रहे होते तो वो कोई नॉन रेगुलर बॉलर लगा के विकेट लेके अपने पास कर लेता है। और हमने माजी में भी देखा है, मैं उसकी कैप्टनसी में बहुत क्रिकेट खेला हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, और जो उसका माइंड जिस तरह से वो चलाता है वो ही इज़ द बेस्ट। मतलब मेरे नज़र में तो, क्योंकि मैं उसका कैप्टनसी में खेला हूँ, और जिस तरह से फवाद भाई ने और आलिया मैम ने बताया कि वो उस वक्त जो जिस नंबर पे इसको खिलाया जाएगा सरफराज को, उस वक्त स्पिनर्स आए हुए होते हैं और वो स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे होते हैं। अगर कोई एक स्पिनर के भी डोमिनेट कर जाता है तो आपका पूरा मैच ले जाता है वो स्पिनर। चले इस मौजू को बदलता हूँ। अब मैं आखिरी बात है आलिया आपसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इलेक्शन तो होंगे, अब ड्यू हैं तकरीबन 1 माह के बाद, तो नजम सेठी साहब आपको सोल रनर नज़र आ रहे हैं या कोई और भी आपकी इत्तला के मुताबिक कोशिशें कर रहा है इस हवाले से? मुझे मेरी इत्तला के मुताबिक तो आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो चाहते हैं कि उनका बंदा जो है वो आए क्रिकेट बोर्ड में, और उसके लिए ज़का अशरफ साहब जो है वो दोबारा एक्टिव भी हुए हैं। ठीक है। और गालिबन ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे शायद नवाज शरीफ साहब को मानना भी पड़े, तो देखते हैं कि किसके ताल्लुकात ज़्यादा मैटर करते हैं। वो ताल्लुकात तो देखें, वो नवाज शरीफ साहब के इस वक्त तो करीब, मतलब फिजिकली भी करीब यूके में ही है नजम सेठी साहब, तो आपके ख्याल में वो कोशिशें कर रहे हैं, यानी उनको भी खौफ है? खौफ जी है बिल्कुल, यकीनी तौर पे, यकीनी तौर पे। देखिए ये तो पोस्ट ही ऐसी है ना से कि, और चूंकि अनफॉर्चुनेटली इसका ताल्लुक जो है वो सियासी लोगों के साथ है, प्राइम मिनिस्टर के साथ है, गवर्नमेंट के लेवल पे है, जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा नापसंद है मुझे तो ये बात। अनफॉर्चुनेटली टेक्नोक्रेट्स हों, जो क्रिकेट चलाने वाले हों, क्रिकेटर्स हों, उनको बिठाएं, सब मिलजुल के जो काम करने वाले लोग होते हैं। अब ये एक अजीब सी बात है कि एक पॉलिसी आप रखते हैं, फिर एक चेयरमैन चेंज हो जाता है, फिर वो पॉलिसी खत्म हो जाती है। ये बहुत अजीब और गरीब सी चीजें हैं, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता, काम आगे चलता ही नहीं है, इसीलिए हमारा मुल्क जो है वो इतना पीछे रह गया। बिल्कुल ठीक है, ये चेंज करेंगे उस दिन चीजें चेंज। बिल्कुल ठीक है। आलिया रशीद साहबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन इन किया और बड़ी मुफीद बातें हुई। अब मेरे पास 1 मिनट है, इस सूरत हाल में आप भी ज़का अशरफ साहब को समझते हैं कि वो भी रेस में है?
دیکھیے سیاست میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. جب آپ دو سیاسی شخصیات بیٹھتی ہیں, آپ ضروری نہیں ہے سمجھیں کہ اگر وہ کھانا کھا رہے ہیں یا چائے پی رہے ہیں تو وہ اس پوزیشن پہ پکے ہیں. بعض اوقات آپ کو کچھ چیزیں, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے یہ اکیلی پی ایم ایل این کی نہیں ہے, تو اگر تو کولیشن گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ پوزیشن ہمیں دے دیں تو کمپرومائز ہو سکتا ہے. کمپرومائز, یہ ذکا اشرف صاحب کے ساتھ تو خیر آپ نے کام نہیں کیا, لیکن میں نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے. بڑے دھیمے مزاج کے وہ آدمی ہیں. خیر میں ان کی فیور نہیں کر رہا, کسی طور پہ فیور نہیں کر رہا, کیونکہ نجم سیٹھی صاحب کیا وہ برداشت کر پائیں گے؟ کیا نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ جو آج لوگ ہیں وہ ان کے خلاف وہی کام شروع ہو جائے گا, کورٹ کیسز. آپ کو یاد ہوگا 2014 میں تو ایک دن چیئرمین کوئی اور جاتا تھا ICC میٹنگ میں, اگلی دفعہ کچھ اور جاتا تھا. آسٹریلین کرکٹ بورڈ کے آدمی نے کہہ دیا تھا کہ ہم آپ سے بات کریں گے, اگلی دفعہ کوئی اور ہوگا. تو ایسا بھی ہے. یہ پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. غلط امیج جاتا ہے. آپ پاکستان کے لیے آپ کیا امیج کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں؟ ایک چیز آپ کر دیں کہ اگر ایک چیئرمین آ رہا ہے تو وہ 5 سال کے بعد ہی وہ ہٹے گا, دوسرا چیئرمین آ رہا ہے وہ 5 سال کے بعد وہ ہٹے گا. آپ ایک مخصوص ایک پالیسی بنا دیں, آئین میں تو لکھا ہوا ہے, پالیسی بنانا پڑے گی, یہ آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے نا آصف بھائی. لکھا ہوا تو ہے, لیکن آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ حکومت جب چاہے ہٹا دے. یہ بھی چیز یا تو یہ ہٹا دیں یا تو آپ. میں نے تو کسی اور بورڈ میں اس طرح سے نہیں سنا جو ہمارے یہاں بورڈ میں چل رہا ہوتا ہے. نہیں, ایسے بورڈز تو ہیں یار, لیکن یہ تو ہمارے سامنے چل رہا ہے کیونکہ ہم اس بورڈ کے ساتھ دیکھ چکے ہیں, نیوز دیکھ رہے ہیں, ہر کرکٹ بورڈ, میری اطلاع کے مطابق ہر کرکٹ بورڈ سوائے آسٹریلیا, انگلینڈ, ان کے علاوہ سب کرکٹ بورڈز کے اندر حکومتی مداخلت ہے. افغانستان کو آپ لے لیں, سری لنکا کا جو کرکٹ بورڈ کا جو سلیکشن کمیٹی جب ٹیم سائن کرتی ہے نا تو ان کا اسپورٹس منسٹر ہے جو ٹیم پہ سائن کرتا ہے. پھر پاکستان کا حال آپ کو پتہ ہے, انڈیا میں جے شاہ صاحب ابھی ہیں, اس سے پہلے انوراگ ٹھاکر تھے جو MP بھی تھے, ممبر پارلیمنٹ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں. بہرحال یہ سلسلہ کہیں اور جا رہا ہے. پاکستان کرکٹ کی خیر ہو, ہماری یہ دعا ہے. اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. میرے پینلسٹ کا شکریہ. خدا حافظ.